हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं सीबीएसई गुरु स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक मैं न्यूमेरिकल कर चुका हूं, ठीक है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर पे ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आज से हम शुरुआत करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, लाइट का स्पेक्ट्रम, उसके बाद लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन, उसके बाद जैसे मैंने कहा था एसपीडीएफ की भूमिका बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो बननी शुरू हो गई एसपीडीएफ की भूमिका। और अब जो है सबसे पहले स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लाइट जो है, लाइट ट्रेवल्स इन द वैक्यूम विथ ए स्पीड ऑफ 3 to 10 power 8 मीटर पर सेकंड। लाइट इन वैक्यूम 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 to 10 power 8 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है मेरा लाइट। अब ये हमें जानना है कि स्पेक्ट्रम क्या चीज। ठीक है, तो जब भी लाइट जैसे वैक्यूम में इतना स्पीड से करता है, लेकिन अगर दूसरे मीडियम में इंटर करेगा उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगा या कुछ ज़्यादा हो जाएगा, डिपेंड करेगा मीडियम कैसा है। ठीक है, अगर वैक्यूम में इतना करता है तो अदर मीडियम में जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो वो क्या होता है, डेविएट हो जाता है, या ये कह सकते हैं हम उसको कि उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, हमारे एनवायरनमेंट पे आते जाती है। उसी तरह अगर कोई डेंस एनवायरनमेंट में चला जाए तो और डेविएट हो जाएगा, या कोई लाइट एनवायरनमेंट में चला जाए, लाइट एटमॉस्फेयर में चले जाए तो वहाँ पे कम डेविएट होगा। तो इस तरह की चीज़ों से ही मेरा लाइट की स्पीड कम या ज़्यादा होती है। तो अब हम समझते हैं कि ये स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है। आपने प्रिज्म सुना होगा नाम, प्रिज्म। ठीक है, नहीं सुना तो बता देता हूँ। ये आपका रहा प्रिज्म। ठीक है, ये है मेरा क्या है, प्रिज्म। ठीक है, अब प्रिज्म में क्या करते हैं, सूरज की रे आपको कैसी दिखती है, येलो कलर दिखती है, लेकिन स्पेस में वो व्हाइट कलर में होती है। एक्चुअली सूरज का कलर जो व्हाइट है, एटमॉस्फेयर में सिर्फ लाइट की डिफ्रैक्शन के चलते हमें दिखता है कि सन जो है हमारा येलो इन कलर है, लेकिन एक्चुअली इसका कलर व्हाइट है। सो हम क्या करते हैं कि एक व्हाइट रे, इसको कंसिडर करते हैं व्हाइट रे। जब एक व्हाइट रे हम एक प्रिज्म पे डालते हैं, ये क्या है, प्रिज्म। ठीक है, जब एक व्हाइट रे हम प्रिज्म में डालते हैं तो इससे जो है 7 रे बाहर निकलती है, 7 रे प्रिज्म में डालते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी रे है, वो निकलती है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब चूंकि मेरे पास इतना कलर पेन नहीं है तो इसी को यूज कर दे रहा हूँ, खाली नाम लिख दे रहा हूँ, आप नाम नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है, वायोलेट सब विजिबल में है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये 7 क्या है, वही विव गियोर विजिबल रे। ठीक है, ये विव गियोर विजिबल रे, और ये जो निकलता है इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो निकलता है इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, यही स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है। व्हेनेवर अ व्हाइट लाइट इंटर इनटू ए प्रिज्म, इट मतलब ये कह सकते हैं इट डिवाइड्स इनटू 7 डिफरेंट कलर, 7 कलर विच इज कॉल्ड विजिबल रे। और ये विजिबल रे की हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में विजिबल रे की जो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक, और फ्रीक्वेंसी है 10 पावर 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो अब आगे की बात क्या करना है कि ये इतना तो हमें मालूम चल गया स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, अब आगे की हम बात करते हैं कि जो हमारी वायलेट की जो अब ये किस तरीके से डिफ्रैक्ट करता है या किस तरीके से डेविएट करता है, और लाइट कितना डेविएट करता है किस चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा स्पेक्ट्रम है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लाइट डेविएट कौन करेगा, सबसे ज़्यादा चेंज इन स्पीड किस लाइट में आएगा, सबसे कम चेंज इन स्पीड किस लाइट पे आएगा, एक चीज़ किस पे डिपेंड करता है, इट टोटली एंड टोटली ओनली ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। डेविएशन in light
वेवलेंस अपॉन वेवलेंथ और जो भी मेरा लाइट जो डेविएशन होगा डिपेंड करेगा वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे, ठीक है। अब जैसे मानिए कि मानिए क्या होता है कि जो वायलेट रे होता है, जो वायलेट रे होता है उसका वेवलेंथ बहुत लो होता है, जो रेड रे होता है उसका वेवलेंथ बहुत हाई होता है। जैसे मैंने बताया था 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक विजिबल रे का वेवलेंथ होता है। तो 400 नैनोमीटर वायलेट रे का होता है और रेड रे का होता है 750 नैनोमीटर। अब जिस रे का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, जिस रे का वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो डेविएशन ज़्यादा करेगा, और जिस रे का वेवलेंथ कम होगा वो डेविएट कम करेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रिज्म है, ठीक है, अगर यहाँ पे व्हाइट लाइट टकराता है तो वायलेट रे कम डेविएट होगा, जबकि रेड रे सबसे ज़्यादा डेविएट होगा। उसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा वायलेट रे के रेस्पेक्ट में। तो इसी स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं लाइट का स्पेक्ट्रम, जो कि डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करता है। अब होता क्या है कि एक्चुअल जब प्रिज्म पे हम पास कराते हैं तो जो रे होती है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो भी रे होती है एक दूसरे में मिली हुई होती है, ठीक है, कोई गैप नहीं होता। ऐसा नहीं कि वायलेट रे है फिर थोड़ा सा गैप देके फिर इंडिगो रे है फिर उसके बाद गैप देके आपका ब्लू रे है। कंटिन्यूअस पैटर्न में होता है, एक दूसरे से हम सटी हुई होती है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसी तरह का स्पेक्ट्रम आपको रेनबो में देखने को मिलेगा जब भी बारिश होती है। आजकल तो रेनबो दिखना बंद हो गया, लेकिन जब पहले दिखता था तो जब भी बारिश होती थी तो सूर्य की किरणों से डिस्पर्जन होता था, और ये एक प्रिज्म का काम करता था मेरा बारिश की बूंदे, और हेंस वो रेनबो का फॉर्मेशन करती थी। आजकल पॉल्यूशन के कारण दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा होता था, ठीक है, और ऐसा होता भी है। अब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। ये जो भी मेरा विजिबल रे है, विजिबल रे क्या है, छोटा सा पार्ट है। 10 पावर 15 हर्ट्ज 10 पावर 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक वेवलेंथ, इतने में ही मेरा विजिबल रे लाइक करता है। बाकी अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ है। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर किसी मैटर पे फॉल करता है, मान लीजिए कोई भी मैटर, ठीक है, कोई भी मैटर है, ये मेरा क्या है, रेडिएशन, ठीक है, ये कोई रेडिएशन है और कोई मैटर है हमारा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी मैटर में फॉल आउट करता है। तो उसके जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको एनर्जी मिलती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस वेवलेंथ का है, किस फ्रीक्वेंसी का है, ये डिपेंड करे, ये बताएगा कि भाई कौन सा वेव है, इंफ्रारेड है, विजिबल है कि क्या है, फलाना है, डकाना है, ठीक है, क्या है। और जब उस तरह का वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का अगर किसी मैटर पे फॉल आउट करता है तो पार्टिकुलर एनर्जी देता है, पार्टिकुलर एनर्जी इस मैटर को देता है, इस एटम को, इस मॉलिक्यूल को पार्टिकुलर एनर्जी देता है। अगर ये एनर्जी देता है तो वो एनर्जी लेके हाई लेवल पे जाएगा। अब ये क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। रेस्ट पोजीशन मतलब क्या, अपने स्टेबल स्टेट पे, अपने किस स्टेट पे है, स्टेबल स्टेट पे। अब अगर इसको रेडिएशन देंगे, एनर्जी पैकेट्स देंगे, एनर्जी देंगे, तो ये किस स्टेट में चला जाएगा, हाई स्टेट लेवल, जो कि मेरा अनस्टेबल स्टेट है। अब कोई भी चीज, ये हम जानते हैं या नहीं जानते तो जान लीजिए, कोई भी चीज अनस्टेबल स्टेट में नहीं रहना चाहती, हमेशा स्टेबल होना चाहती है। अगर किसी कारणवश, अगर फॉर ए रीजन, इफ एनीथिंग, एनी मैटर, एनी एटम, एनी मॉलिक्यूल बिकम अनस्टेबल, सो ट्राई टू बिकम स्टेबल, तो अनस्टेबल स्टेट से तुरंत स्टेबल स्टेट में आएगा, और जब अनस्टेबल से स्टेबल स्टेट में आएगा तो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख लीजिए जो हम कह रहे हैं, when any atom या
मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन्स कम्स छोड़िए, पहले लिखते हैं गोज फ्रॉम स्टेबल स्टेट टू अनस्टेबल स्टेट, स्टेबल स्टेट्स टू अनस्टेबल स्टेट, इट एमिट्स, पहले स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, एंड व्हेन it moves from unstable state to a stable state, it emits energy। ठीक है, energy is in form of electromagnetic रेडिएशन। ठीक है, कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए ध्यान से, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपने स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट में जाता है, अगर उसको हम एनर्जी रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं तो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और अनस्टेबल स्टेट में जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चीज़ अनस्टेबल स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, तो वो अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में आएगा तुरंत, और जब आएगा तो इस केस में एनर्जी एमिट करेगा। तो हेंस ये कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई भी एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होती है तो एमिट भी होती है, कोई एनर्जी कहीं परमानेंटली रखी नहीं जाती। ठीक है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं जो कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के थ्रू खत्म होगा, उसके पहले कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या चीज़। सो जो अभी हमने पढ़ा किस तरीके से मैंने प्रिज्म के थ्रू दिखाया, और भी दिखाया कि किस तरीके से अनस्टेबल से स्टेबल, स्टेबल से अनस्टेबल स्टेट में कोई भी चीज़ जाता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी चीज़ पे डालते हैं। अब कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें लिख लीजिए। ठीक है, मैं कुछ चीज़ का डिफिनेशन लिखा रहा हूँ, वो लिख लीजिए। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्टडी है, क्या चीज़ का? स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड emission of electromagnetic radiation। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन को या उसके एमिशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एक स्टडी है या एक समझिए एक मेथड है। ठीक है, अब एक चीज़ ये जानिए, इस संसार में, इस वर्ल्ड में, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, कोई भी चीज़ इस वर्ल्ड में लाइट एब्जॉर्ब करता है, लाइट एमिट करता है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, मैं भी लाइट एमिट करता हूँ, मैं भी लाइट एब्जॉर्ब करता हूँ। इस संसार में, इस पूरे वर्ल्ड में हर एक मैटर का, हर एक एटम, हर एक इलेक्ट्रॉन लाइट एमिट करता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है, भले हमें वो चीज़ ना दिखे, चाहे सूरज हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे तारा हो, सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट की पहचान करना हो, जैसे मान लीजिए कोई हमें एक पत्थर मिला और हमें मालूम करना है भाई ये पत्थर किस चीज़ का बना हुआ है, किस एलिमेंट का बना हुआ है, तो हमारे पास क्या होता है कि जितने भी हमारे पास नोन एलिमेंट्स हैं, जितने पीरियोडिक टेबल में टोटल 107, 108, 118, 120 टोटल नोन एलिमेंट है हमारे पास, तो हमारे पास सभी एलिमेंट की स्पेक्ट्रोस्कोपी मौजूद है। मतलब कि सभी एलिमेंट का स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब कि हर एलिमेंट का जो रेडिएशन एमिशन होता है उस पार्टिकुलर वेवलेंथ, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है। एवरी एलिमेंट एमिट्स और एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ये चीज भी लिख लेते हैं। ठीक है,
each element absorbs or emits electromagnetic radiation of different frequency and different wavelength, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एज वेल डिफरेंट वेवलेंथ का वो एब्जॉर्ब करता है। हर एलिमेंट का अलग फ्रीक्वेंसी अलग वेवलेंथ होता है। मतलब कि ये फिर ये लिख सकते हैं वेवलेंथ एज इन केस ऑफ फिंगरप्रिंट ऑफ ह्यूमन। जैसे हर ह्यूमन का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है डीएनए स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से, उसी तरह हर एलिमेंट की पहचान के लिए हर एलिमेंट एक रेडिएशन एमिट करता है। हर एलिमेंट की पहचान के लिए हम इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड का यूज करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में कलेक्शन ऑफ ऑल द रेडिएशंस वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी होती है, जो भी एलिमेंट हमको नोन है। और कोई भी चीज़ अगर मिलता है, मान लीजिए पत्थर मिला है हमको, हमें मालूम करना है तो उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके का रेडिएशन एमिट कर रहा है, उसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि विजिबल रे एमिट करे, वो कोई भी फ्रीक्वेंसी कोई भी वेवलेंथ का रे एमिट कर सकता है। जो मैंने टेबल बनाया था, कोई भी उसका गामा रे हो, चाहे इंफ्रारेड हो, माइक्रोवेव वेव हो, कोई भी चीज़ का रे एमिट कर सकता है। तो उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पार्टिकुलर वेवलेंथ को ध्यान में रख के हम एलिमेंट की पहचान करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली हम ये कर सकते हैं यूज किया जाता है किसी भी एलिमेंट की पहचान करने के लिए, ठीक है, जहां पे डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वेव का यूज किया जाता है। इतना समझ में आता है, ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी लाइट अगर एयर में कोई भी लाइट अगर एयर में इंटर करती है, कोई भी लाइट प्रिज्म में इंटर करती है, ठीक है, वो भी मीडियम एयर ही है, ठीक है, या मीडियम अंदर प्रिज्म में वैक्यूम हो जाता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा लाइट जो है डिस्पर्स कर जाएगी, या ये कह सकते हैं लाइट जो है 7 टुकड़ों में बट जाएगी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और सभी की सब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में होगी, सब के सब मिले हुए होंगे। लेकिन अगर यही चीज हम गैसियस मीडियम में करें तो ये पूरा मीडियम मेरा गैसेस से भरा हो तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमने कहा था कि इधर जब एयर मीडियम था तो सब कंटिन्यूअस आ रहे थे, सब एक दूसरे से सटे हुए, कोई मिला हुआ नहीं, ठीक है, कोई दूर नहीं। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी डिस्पर्जन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 7 रे निकलेंगी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा कि इन सब के बीच क्या होगा, ब्लैक डार्क गैप होगा। इन सब के बीच क्या होगा, ब्लैक डार्क गैप होगा, ठीक है। हर रे के बीच ब्लैक डार्क गैप होगा, जिसके वजह से एक रे दूसरे रे से नहीं मिलेंगी, मतलब कि यहाँ पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नॉट पॉसिबल। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नॉट पॉसिबल, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ही नहीं, ठीक है। तो गैसियस मीडियम में ये सारी चीजें वर्कआउट नहीं करती है, ठीक है। और इसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। स्टडी ऑफ दिस इसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, या स्टडी ना बोल के आप ये कह सकते हैं स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इन gaseous medium is line spectra या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। या तो लाइन स्पेक्ट्रा होगा या तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होगा, दोनों में से कोई होगा मेरा। तो जो स्पेक्ट्रम ऑप्टेन होता है मेरा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और उसके बीच में डार्क गैप होती है, तो इस तरह की चीजों को लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक है।
तो ये यहाँ तक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का जिक्र था, यहाँ पे डिटेल था पूरा। अब आगे ये लेक्चर के लिए आज ही इतना बस है, ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में यानी कल मैं जो है अब लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन शुरू करूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे आपका फॉर्मूला आएगा, रेली के साथ फॉर्मूला है, देखेंगे वहाँ पे क्या फॉर्मूला है, ठीक है। जो फॉर्मूला आएगा वी बार करके फॉर्मूला आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन नेक्स्ट टॉपिक नोट करके रख लीजिए। ये यहाँ पर समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। तो इसको जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, जिससे आप जैसे स्टूडेंट्स तक मेरा सारा वीडियो पहुंच सके और भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये एडवांटेज मिल सके। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।